चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था हम लोग ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ईएमआई कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके पहले क्या क्या चैप्टर कवर हो गए? हम लोग कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग करंट के बारे में समझेंगे, भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ टू एसी, पीक करंट क्या होता है, पीक यानी मैक्सिमम करंट क्या होता है, ये टाइम पीरियड की क्या चीज है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे उसमें हमने सिर्फ डीसी पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? डीसी डायरेक्ट करंट। उसमें हम क्या करते थे? एक बैटरी लगाते थे, याद है? एक सिंपल से एक प्लस और एक माइनस, जिसमें की डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहती थी, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी कभी बदलती नहीं थी। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड क्या, क्योंकि टाइम पीरियड तो तब आता है जब कुछ बदले। तो अभी हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ नया टाइप का करंट, जिसमें हमारे दिखेगा कि एक टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन बदलती है, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आगे उसके साइनसोइडल क्या, उसी अल्टरनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ईएमएफ मतलब आप जान चुके हैं पहले से, दैट इज वोल्टेज एंड इट्स जनरेशन। कैसे ये साइनसोइडल यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो करंट की वॉर स्टार्ट कहां से हुई थी भैया? पहले डीसी पढ़ रहे थे, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो डीसी पढ़ रहे थे, बार बार हमने डीसी की ही चर्चा करी। 1880 तक क्या है? एडिसन इन्वेंटेड अ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब विच कुड ग्लो फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। एडिसन वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ डीसी विच वाज द प्रेवलेंट आपका क्या है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या भैया, जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट हमने डीसी में ही पढ़ा था। ठीक है, एट दैट टाइम 1880 तक। लेकिन 1888 में आए हमारे टेस्ला साहब। ठीक है, यहां से इन्होंने एक नया टाइप का करंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आवर अल्टरनेटिंग करंट। एट द सेम टाइम व्हेन एडिसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, a young student by the name of Nikola Tesla came up with the different vision. He believed that AC is the more efficient form of current. उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ करंट वो ज्यादा एफिशिएंट है। अब अल्टरनेटिंग नेचर वाली बात थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप डीसी की बात करो, डीसी में आपको पता है एक सेल होगी या एक बैटरी होगी, जिसमें एक आपका क्या पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट कैसा दिखेगा? आउटपुट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, जैसे मान लो +2 वोल्ट है ना, तो वो हमेशा क्या है? एक यूनिट डायरेक्शनल होगा और उसकी वैल्यू कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगी टाइम के साथ, यानी किसी भी टाइम पीरियड पर उसकी वैल्यू 2 वोल्ट ही रहेगी अगर वोल्ट मीटर लगा के चेक करें। लेकिन क्या अल्टरनेटिंग में ऐसा होता है? तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि बताइए, एक टाइम साइकिल है। क्या है? एक टाइम साइकिल। टाइम साइकिल का मतलब आपने ये चीजें पहले पढ़ी कहाँ थी? 11th क्लास में, जहां ऑसिलेशन चैप्टर का नाम आपको याद होगा, जिसमें आपको अच्छे से याद है टाइम साइकिल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड जिसका वो रिपीट होने लगे, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है? एसी अगर हम आउटपुट में देखेंगे तो हमें कैसी दिखेगी? इट विल बी टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। तो ये इसकी पीक वैल्यू होगा, जो मैंने लाइन बनाई, ये इसका निगेटिव पैक। ये देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव 2 है तो ये -2 रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैंने ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, आपको ये जो वेव है ये आपने देखी होगी बेसिक मैथ में, साइन थीटा का जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, जिसमें आपने देखा कि वैल्यू 0 से बढ़ रही है, बढ़ के मैक्सिमम, फिर 0 की तरफ, फिर माइनस मैक्सिमा, फिर 0। तो ये है अल्टरनेटिंग की बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन जुलाई 1888 टेस्ला पिच्ड हिज आइडिया अबाउट एसी। टेस्ला साहब ने अपना आइडिया पिच किया, उन्होंने एक एसी मोटर टू जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूएसए एट दैट टाइम। तो ये लेके गए अपनी एसी मोटर, उन्होंने वेस्टिंगहाउस को प्रपोज कर दिया अपना अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो मोटर क्यों यार? अभी अभी बताया ना, मोटर अभी हम जनरेटर पढ़ के आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और फिर उसमें क्या होता है? घूमता है ना। सोचो अगर उसी को रोटेट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। हमने एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है ईएमआई में, तो उसमें एसी करंट बन के आ रहा था। एंड टोल्ड हिम दैट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी वुड बी मोर एफिशिएंट यूजिंग एसी। कह रहे हैं अगर एसी का इस्तेमाल करोगे तो लंबी दूरी तक अच्छे इफिशिएंटली, मतलब कम से कम लॉस में आप ज्यादा ऊर्जा को क्या कर पाओगे? ट्रांसमिट कर पाओगे। ठीक है, फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस गॉट इम्प्रेस, वो इम्प्रेस हो गए विद टेस्ला आइडिया एंड टेस्ला स्टार्टेड बिल्डिंग एसी पावर प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ये है जहां वो पहली बार काम कर रहे थे, मतलब एज ए एम्प्लॉय कह सकते हो, एज ए साइंटिस्ट। इफ यू टेक अ वीडियो ऑफ ट्यूबलाइट, अब इसको एसी को थोड़ा हम अपने जनरल लाइफ से रिलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम एक वीडियो ले किसकी? ट्यूबलाइट की, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो ब्लिंक करेगा। जब आप आंखों से देख रहे हो नेकेड आई से तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप वीडियो में देखोगे तो आपको लगेगा वो जल बुझ रहा है, यानी कि इट इज क्वाइट क्लियर दैट
कि वो कांस्टेंट वोल्टेज या करंट उसको नहीं मिल रहा है, वो इंक्रीजिंग नेचर में होगा, फिर वो मैक्सिमम पे जाएगा, फिर वो डिक्रीज होगा, फिर निगेटिव मैक्सिमम जाएगा। यानी कि वो दो बार तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद फिर से एक बार जीरो, फिर एक लास्ट में एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर से जीरो हो रहा है। यानी कि अब ये क्या हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यानी ब्लिंक करने के लिए पहले वो ग्लो करेगा मैक्सिमम, फिर वो डिक्रीज करेगा, फिर से वो ग्लो करेगा। लेकिन अब आपको ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जब ट्यूबलाइट की बात करते हो डायरेक्शन आप बदल भी दोगे तो वो तो सिर्फ ग्लो ही करेगा ना, तो निगेटिव डायरेक्शन में करंट होने से भी फिर ग्लो करेगा, यानी सेम पैटर्न रिपीट करेगा, फिर से वो बुझने लगेगा यानी डिम होगा। यानी कि देख रहे हो, डिम ग्लो डिम ग्लो डिम, समझ में आ रहा है? यानी कि आपको दिख रहा है ना कि वो फ्लक्चुएशन, तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज आवर एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इस डायरेक्शन, कह रहे हैं कि एक फिक्स समय अंतराल के बाद वो अपनी दिशा को बदल दे, है ना, इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, डीसी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने 2-3 बार बताया, देखो डीसी में कभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बदलती है, और करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि हम करंट पढ़ रहे हैं तो मैं वोल्टेज की बात थोड़ा कम करूंगा, मैं करंट पे जाता हूं। तो करंट अगर 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, +2 एम्पियर है, तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है जब तक बैटरी चालू रहेगी। समझ में आ रहा है? अब इसमें एसी में लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एसी का सोर्स हमने लगा दिया तो हमारा मैक्सिमम प्लस होगा। हमने कह दिया 2 एम्पियर का एसी लगा दिया, उसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एम्पियर, है ना। इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से वो मैक्सिमम पे जाएगा 2 एम्पियर, फिर घट के जीरो, फिर से वो -2 एम्पियर, यानी अपोजिट दिशा में करंट की दिशा क्या हो गई। देखो +2 का और -2 का क्या अर्थ हुआ, आपने सर्किट अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। ये लगा दिया मैंने बल्ब, ठीक है, यहां लगा दिया मैंने एसी सोर्स, यहां लगा दिया मैंने की बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट पहले इधर इस दिशा में जा रहा था, है ना, मैक्सिमम पहुंच गया 2 एम्पियर, तो क्या शुरू से 2 एम्पियर होगा, नहीं सर, वो पहले जीरो रहा होगा, जीरो से फिर वो 1 आया होगा, 1 से 1.5 आया होगा, फिर वो 2 गया होगा, इंक्रीज करते करते आपने जो दिखाया दैट इज पीक। तो यानी हम लोग यहां से यहां तक ग्राफ बना लिए, फिर क्या होगा, क्या ये तुरंत पलट जाएगा, नहीं सर, फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये फिर 2 से फिर 1.5 1 और फिर जीरो, जीरो पे क्या पलट चुका है, नहीं, जीरो के बाद पलटेगा, तो जीरो पे आ गया ये, है ना। तो जहां से स्टार्ट, यानी पहले इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, एंड आफ्टर दैट जब वो जीरो हो जाएगा उसके बाद वो रिवर्स होगा, उसके बाद ये डायरेक्शन अगर बदल जाएगी तो ये हो जाएगा -2, नहीं हुआ, है ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है? तो इस तरीके से हम सरल तरीके से पढ़ सकते हैं कि यार एसी होता क्या है ना। और इसके बारे में सबसे अच्छा नॉलेज कहाँ मिलेगा, जब मैंने आपको जनरेटर पढ़ाया था, एसी जनरेटर ईएमआई के अंदर, वो एक बार देख लोगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं समझ में आता है तो इतना याद रखना कि एसी में कुछ साइन वेव बनती है और उसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर से माइनस मैक्सिमम, फिर जीरो, और इतने को कहते हैं एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर हमें साइन का ग्राफ याद होता बेसिक मैथमेटिक्स से, और मुझे नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा एसी की, लेकिन मुझे समझना है एसी क्या है, तो मैं एंगल वाला चार्ट याद कर लेता कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, फिर साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, और ये आपका साइन। यानी कि आपको अगर कोई पूछेगा टाइम पीरियड कितना है, तो आप कहेंगे 2 पाई का जो आपका जो एंगल का टाइम होगा वही तो होगा ना। तो ये आपका अगेन आप इस तरीके से बेसिक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि एसी होने के लिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा साइन वाला ही ग्राफ आप एसी मानोगे, एसी कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। मैं अभी आपको अलग अलग डायग्राम्स बना करके दिखाने वाला हूं, और मैं पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, मैं लिखवा करके वापस से चेक करूंगा कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसी, एसी होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। पहला लिखिए, लिखिए लिखिए, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम, है ना, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, है ना। मैक्सिमम वैल्यू चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, वो फिक्स है ना। जैसे मान लो 2 एम्पियर मैंने बोल दिया, 2 एम्पियर एसी सोर्स मतलब 2 एम्पियर मैक्सिमम जा सकता है और -2 एम्पियर नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लिखिए,
अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड, मतलब आधी साइकिल पॉजिटिव होगी तो आधी साइकिल ऑटोमेटिकली निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, हर अल्टरनेट पे। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, हर अल्टरनेट में तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर से पॉजिटिव फिर निगेटिव, यही होना ही चाहिए, ठीक, और विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, देख रहे हो। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट, थर्ड प्रॉपर्टी अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये याद रहेगा तुम्हें तो तुम कोई भी फिगर देख करके पहचान सकते हो, है ना। अल्टरनेट करंट continuously varies in magnitude and periodically reverses direction and periodically reverses। अगर ये तीन प्रॉपर्टी आपकी हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो ग्राफ दिया गया है वो एसी का है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक टाइप स्क्वायर वेव, इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि एक मैक्सिमम है ना एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे ये देखिए निगेटिव मैक्सिमा, नहीं दोनों को मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव मैक्सिमा या निगेटिव मैक्सिमा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो दिख रहा है कि देखो जितना ये पॉजिटिव में है उतना ही नेक्स्ट पॉजिटिव में और आगे भी है, जितना पहले निगेटिव में उतना ही सेकंड निगेटिव में, यानी कि एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा बोला जा रहा है कि दोनों में ये होना चाहिए कि अल्टरनेट हाफ होने चाहिए पॉजिटिव के, ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, दो प्रॉपर्टी हो गई। फिर आगे देखिए कह रहे हैं कि ये भैया चेंज करना चाहिए एक पीरियड के हिसाब से। देखो यहाँ पे देखो t/2 और t, यानी कि यहां से एक जो टाइम पीरियड है वो कितना t, तो अगला भी t ही होना चाहिए था, तो नेक्स्ट कहां पहुंचना, जीरो पे कहां मिलना चाहिए था, देखो t प्लस टी करेंगे कितना होगा, कांस्टेंट है टाइम पीरियड। अरे देखो ना फिर से t, देखो यहाँ पे पहुंचे t प्लस t/2 करोगे तो क्या आएगा 3t/2, आ रहा है कि नहीं आ रहा पॉजिटिव साइकिल, फिर से t/2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2t आएगा कि नहीं आएगा, यानी सही है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका एसी हो गया, समझ गए। तो हमने ऐसे सिखाया तुम्हें। नेक्स्ट ट्रायंगुलर वेव, अब देखो ये भी एक प्रकार की वेव होती है, इसको भी पहचानना सीखना पड़ेगा हम लोग को। जरा चेक करो अब आप बताना इस बार, ठीक है, थोड़ा हिंट इसमें बना दिया है, उसको देखिए बताइए क्या क्या ये पहली मुझे बताइए, पहला वाला बताइए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या, है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अल्टरनेट प्लस और माइनस है क्या, है ना, और वैल्यू चेंज हो रही है, देखो हर पॉइंट पर अलग वैल्यूज आ रही है एक टाइम पीरियड में, है ना, तो यानी कि ये एसी है कि नहीं, हाँ है, ट्रायंगुलर वेव एसी, ठीक है। ये तो अभी जस्ट पढ़ाया तो इसको नहीं पढ़ाऊंगा, समझ में आया ना तो बताना मुझे, ठीक है, आसान है बेटा ये। अब ये क्वेश्चन करके जरा देखते हैं कि क्या है, आपको समझ में आया कि नहीं। वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम फॉर 4 टाइप ऑफ जनरेटर आर शोन इन फिगर, विच अमंग्स देम कैन बी कॉल्ड एसी। कह रहे हैं इन चारों में से कौन से को एसी कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन है कि पहले वाले को, दूसरा कह रहा है ए और डी को, ए को और डी को, तीसरा कह रहा है ए बी सी डी, कह रहे हैं सबको, फिर कह रहे हैं ए और बी को। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, जल्दी से करिए जरा, देखें चैट में कौन बताता है, बताइए भैया ऑनलाइन आप लोग बताइए, अभी से ईद मना रहे हो तुम लोग हैं, जल्दी बताओ थोड़ा। लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बेकार सा क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हैं। तीन आपको उंगलियां पकड़नी है, तीन मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई आपको, अब उनको आप मिला लीजिए। देखो इसमें बदमाशी क्या करी गई, ये निगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, अब तुम ऐसे बना लेते, ठीक है, यानी जीरो पर ये मैक्सिमम नहीं है, जीरो पर तो सॉरी जीरो पर ये जीरो ना होकर के ये निगेटिव मैक्सिमम पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आया, फिर ये जीरो हो गया, जीरो के बाद फिर ये मैक्सिमम। अगर हम पूरी ऐसे वेव को काटें तो इसने क्या किया पता है, इसने वेव को यहां से शुरू कर दिया,
यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वेव बनेगा वो यहीं खत्म होना चाहिए ना, तो यहीं पे खत्म हो रहा है कि नहीं। देखो अगर कुछ समझ ना आए तो अगली बार बता रहा हूँ, जहां से शुरू करो वहीं पर खत्म करना चाहिए। हम शुरू कहां से कर रहे हैं, माइनस मैक्सिमम ना, माइनस आई से, और खत्म कहां कर रहे हैं, माइनस आई पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एक बार प्लस आई आना चाहिए, दिख रहा है। और देखो ये जो टोटल है, ये पूरी जो ये सब बनती थी ये वाली, इसका आधा इधर है और आधा इधर है, यानी मिला करके उतना ही हो गया। यानी इज इट एसी और नॉट, एम्पलीट्यूड देखो सेम है, ठीक है, अल्टरनेटिंग निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव है, और कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है। एसी हो गया, ए क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, ये तो क्लियर है ना। इसको बताना है स्क्वायर में, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ टेल मी दिस, है ना, इसमें क्या हो रहा है कि वी आर इन अ पॉजिटिव साइकिल विद अ मैक्सिमम ऑफ दिस, है ना, एंड देन अगेन मिनिमम ऑफ दिस। इसके बाद कुछ दिया नहीं गया है, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे भाई तुम आगे बताओगे तब तो हम देखेंगे ना। तो यानी ये भी एसी हुआ कि नहीं हुआ, वैरी भी कर रहा है, अल्टरनेट भी है, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, और एम्पलीट्यूड एक बार इधर एक बार इधर, क्लियर है कि नहीं। चलो फिर ये देख लो भाई, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि एक ही साइकिल दी गई है, तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड भी सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चारों के चारों सही हो गए। लेकिन बेटर क्वेश्चन क्या होता, बेटर क्वेश्चन तब होता जब ये ग्राफ थोड़ा सा सही तरीके से बनता, ताकि आप कंफ्यूज ना होते। ये इस तरीके से, यानी इक्वल एरिया का दिखता, थोड़ा छोटा दिखाया गया इसलिए डर रहे हैं बच्चे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर इसको इनकरेक्ट बनाएंगे ना, तो बनाने का रीजन क्या है, सिर्फ ये साइज, बट मुझे लग रहा है इसमें गलती हुई है उससे, ऐसा कुछ इंटेंशनल नहीं था, ठीक है, छोटा हो गया उससे, ठीक है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि भैया अभी आपने बताया कि जो करंट है दैट इज नॉट ए कांस्टेंट नेचर। पहले क्या होता था, पहले डीसी में वो एक कांस्टेंट रहता था, है ना। जब वो कांस्टेंट रहता था तो हमें कुछ टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता रहता था कि करंट अगर 2 एम्पियर है तो वो 2 एम्पियर ही बना रहेगा, है ना। बट अभी क्या हुआ सीन, अभी चेंज होने लगा, वो अल्टरनेटिंग नेचर का हुआ। तो औसत क्या होता है, जब हमें कई अलग अलग वैल्यूज को जोड़ करके एक वैल्यू बनानी होती है तभी उसको औसत कहते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा तेरा, बता, ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t। अब मुझे बताओ जरा, यहां से यहां तक अगर हम वैल्यूज चेक करें तो क्या तुमको करंट की अलग अलग वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, क्या हम लोग ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं, है ना भैया। ये मैं लाइनें क्यों बना रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि वी हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम, है ना, और हम ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तब हमें एवरेज मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको दिखा देता हूं मैं फिर भी, ये देखिए, ये दोनों एक ही करंट की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो नाउ ये है आइडिया कि हाँ करंट की वैल्यू चेंज होकर बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगी, फिर घटते घटते भी उसी रास्ते से वापस आएगी, और इसी प्रकार से नीचे भी यू विल गेट मल्टीपल वैल्यूज बच्चे, ठीक है। समझ में आ गया ना कि ये हम लोग एवरेज वाला कंसेप्ट अब क्यों पढ़ रहे हैं, पहले कभी क्यों नहीं पढ़ा। पहले डीसी पढ़ते थे, डीसी में कभी करंट बदलता ही नहीं था, तो उसमें एवरेज क्या करोगे, एक ही वैल्यू है, उसको 10 बार ऐड करके डिवाइड कर दोगे 10 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। तो इसमें पड़ेगा, इसमें होता है। तो आप जितने समय अंतराल तक करंट को आप फॉलो करवा रहे हैं, जैसे T1 से T2, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था यार, करंट का फॉर्मूला होता था Q/T, इफ यू रिमेंबर, है ना। औसत करंट का क्या होता है, औसत करंट डेल्टा आई हो गया, तो इसमें जितने भी हैं Q1 Q2 सबको अपन क्या कर रहे हैं, सम कर देंगे, है ना। चेंज इन चार्ज अपॉन क्या जाएगा, जितना समय अंतराल के लिए चार्ज फ्लो किया। अब अगर हमें Q निकालना है तो हम इस T को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये औसत है। अगर एवरेज करना है बहुत छोटे समय अंतराल के लिए तो क्या आ जाएगा, स्मॉल dt आ जाएगा ना। तो ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल जाएगा dq इज इक्वल टू आई dt। अब मैं अगर टाइम पीरियड डिफाइन कर दूं T1 से T2, तो यही तो मेरा फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इतना इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एवरेज का जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एवरेज करंट निकालना है टाइम वेरिंग के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये अपन बना चुके हैं, ठीक। तो ये जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, T1 से T2, फिर यहां आ जाएगा जो भी करंट अपन फ्लो करवा रहे थे, I इंटू dt डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, T2 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा दिखता है कुछ, यहां लग जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dt, हो जाएगा T1 से
T2। अगर सॉल्व करोगे तो फिर से यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो मैंने उसको इजी करने के लिए इंटीग्रेशन को यहाँ नहीं रखा है, इसको हटा दिया, ठीक है। ओके, तो ये देखो ध्यान से, सिंपल फॉर्मूला हो गया कि नहीं, आई एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में ये T1 से T2 आई dt, ये जो फॉर्मूला देगा वैल्यूज दैट इज योर क्या हो जाएगा, एवरेज करंट। अभी तुम्हें आई का वैल्यू नहीं पता, आई का फॉर्मूला नहीं पता, तो तुम्हें लग रहा होगा कैसे ये करेंगे, ये तो फॉर्मूला कोई काम का नहीं लग रहा है। अभी आगे चल करके जब मैं तुम्हें आई का नेचर सिखा दूंगा ना, आई को फॉर्मुलेट करना सिखा दूंगा ना, तो तुम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट भी कर लोगे, तुम इंटीग्रेशन भी कर लोगे, सब कर लोगे, ठीक है। अभी समझ में इतना आया है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला बना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट में अगर हम डीसी से कंपेरिजन करें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू द दैट ऑफ डीसी फॉर विच द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज सेम एज ऑफ एसी। फिर से समझा देता हूं, इट इज वेरी सिंपल। कह रहे हैं कि अगर हमें डीसी से कंपेयर करना पड़े ना, तो ये जो एवरेज करंट ऑफ एसी होता है ना, वो जितना चार्ज, अगर एक फिक्स, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे या मान लो 10 मिनट के लिए अलाउ करूंगा कि 10 मिनट तक तुम चार्ज को फ्लो करवा लो। चार्ज फ्लो कराने मतलब करंट फ्लो करवाना, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अगर डीसी सप्लाई लगा दिया तो 10 मिनट तक जितना चार्ज फ्लो किया होगा, अगर हम एसी को भी लगा देंगे उतने टाइम इंटरवल के लिए, जितना चार्ज फ्लो करेगा ना, मेरी बात सुनिएगा, एवरेज करंट जो एसी का होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू, बताइए, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम सेम एज ऑफ एसी। समझ में आ रहा है। तो चार्ज जो है वो सेम हो जाएगा। ये एसी वाले करंट का फॉर्मूला है, ये डीसी, ठीक है। बाद में हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि टाइम इंटरवल वही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आई डीसी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डीसी चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर एसी में कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया आई डी टी। समझ में आ रहा है ना। तो अब इन दोनों को इक्वल टू कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फिर से आई डीसी इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन। मतलब हम फिर से एवरेज वाले फॉर्मूले पे नहीं आ गए, नोटिस करो ना, 1 अपॉन इंटरवल इंटीग्रेशन T1 से T2 आई डी टी। तो आप कह सकते हो यार, जो आई एसी का एवरेज करंट है वही डीसी के इक्विवेलेंट होगा उसी टाइम इंटरवल में, अगर हम लगा दे। समझ में आ रहा है। तो हम एवरेज इसीलिए निकालते हैं ना, एवरेज ऑफ एसी से निकालते हैं ताकि डीसी में कितना करंट फ्लो करता इस टाइम इंटरवल में, वो पता करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई एवरेज ऑफ एसी इज इक्वल टू आई ऑफ डीसी। समझ में आ गया। अगर चार्ज, ध्यान रखना, कंडीशन इज जब जितना चार्ज डीसी में फ्लो किया उतना ही चार्ज एसी में फ्लो करना चाहिए फॉर सेम टाइम इंटरवल, उतने ही समय अंतराल के अंदर, ठीक है। तब आई एवरेज एसी का डीसी के बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू, तुम्हें देखो फॉर्मूला मिल गया ना, अभी कह रहे थे ना कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। नाउ यू हैव फॉर्मूला 3t स्क्वायर, फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकंड। तो क्लियर हो गया कि T1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 0 सेकंड, और T2 क्या हो गया 2 सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं। फॉर्मूला क्या है आई एवरेज ऑफ एसी का, बताइए, 1 अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन T1 से T2 आई इंटू डी टी। समझ में आ गया कि नहीं। अब इतना सा ही क्वेश्चन था, 1 अपॉन 2 माइनस 0, और यहां जाएगा 0 से 2। अब यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं, 3 बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हम लोग को नहीं आता है क्या, क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, है ना। और फिर 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का क्यूब 8 होता है ना। आसान है ना, जल्दी से फिनिश करो। मैं आपका इंटीग्रेशन कर देता हूं, आप मुझे बाकी का बताइएगा, है ना। हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, है ना, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 2। 3 बाहर निकाल के काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8। आंसर इज 4। कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4 एम्पियर। इज इट ओके, आसान है ना। देखो ऑनलाइन क्या चल रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अगेन वहीं पर पहुंच गए। फिर से थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लो। मान लो अगर हाफ में प्लस क्यू माइनस क्यू दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से जितना चार्ज पॉजिटिव साइकिल फ्लो करेगा उतना चार्ज ही नेगेटिव में। तो अगर हम एवरेज करेंगे ना, तो आप मुझे बताओ, प्लस क्यू क्या आ जाएगा, बताओ, प्लस 2q, नीचे क्या आ जाएगा माइनस 2q। टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए भाई,
है ना। जब टोटल चार्ज जीरो फ्लो किया तो करंट जीरो नहीं हो गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है बेटा। देखो ऐसे देखो, इसको समझ नहीं आता, मैं आसान पढ़ा रहा हूँ, है ना, आई डी सी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक बेटा। अब तू बता, जब अगर यही तेरा जीरो हो गया तो आई डी सी क्या होगा, जीरो। अब ये आई डी सी हो चाहे आई ए सी हो, उससे फर्क क्या पड़ता है, जो चार्ज नहीं है तो फिर नेट जीरो होगा कि नहीं होगा। तो मैंने डीसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल, क्योंकि जिनको नहीं आता उनके लिए एक बेसिक 10th क्लास का फॉर्मूला, मैं इतना सब कहता हूं कि भैया करंट की परिभाषा याद रखना जीवन में। करंट की परिभाषा क्या होती है भैया, जो चार्ज फ्लो करता है, टोटल चार्ज जो फ्लो करता है किसी एक समय अंतराल में, अगर टोटल चार्ज ही बार बार जीरो हो जाए तो कुछ फ्लो ही नहीं किया, है ना। इसीलिए कभी भी ना हम लोग बेटा टोटल नहीं लेते हैं, एवरेज नहीं लेते हैं, हम लोग ना हमेशा हाफ साइकिल पे सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक्चुअली ना हम लोग क्या गलती करते हैं, हमने ये समझना पड़ेगा कि ये नेचर बदल देता है। अब वो दो अलग अलग सोर्स की तरह काम कर रहा है, पहले पॉजिटिव की तरह बाद में नेगेटिव की तरह, तो पूरे साइकिल में हमेशा जीरो ही आना है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर सिर्फ हाफ साइकिल को देखना चाहिए, हाफ साइकिल से हमें एक्चुअली उसका पता चलेगा कि कैसे काम कर रहा है हमारा करंट, ठीक है। तो हम इसको हाफ साइकिल में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेट तो ऐसे हमेशा जीरो आएगा फुल साइकिल में, ठीक है। तो हम एवरेज कभी भी सॉल्व करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करेंगे, ठीक है। चलो अब ये हो गया तुम्हारा कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में ना आपने पहले पढ़ लिया है ईएमआई में, ये पहली बार फिगर नहीं देख रहे हो आप, ईएमआई में भी दिखाया था मैंने कि भाई यहाँ से हाइड्रो डैम है, डैम में पानी कलेक्ट करेंगे, एक एलिवेटेड हाइट पर रहेगा, वहां से एक स्लोप बनाएंगे जहां से बहुत ही हाई प्रेशर वाला पानी आएगा, और फिर वो क्या करेगा, मोटर के आगे जो पंखा लगा होता है उसको टरबाइन कहते हैं, वो घुमाएगा। जब ये घूमेगा तो मैकेनिकल वर्क होगा, तो मोटर को जब बिजली देते थे तो क्या करता था, वो आगे का पंखा घूमता था, पंखा घुमाएंगे तो बिजली पैदा हो जाएगी, इसी कहते हैं जनरेटर। और ये कैसे काम करता है ये हमने आपको सिखाया था, हम लोग ने पीरियोडिक ईएमआई करा था, है ना। एक फिक्स समय अंतराल में क्या होगा, कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो बदलेगी, इसको फ्लक्स कहते हैं। और फराडे के नियम के हिसाब से जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन बदलती रहती है समय के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, वो एक बार पॉजिटिव रहेगा एक बार निगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग मिलेगा। तो ये सारी कहानी ईएमआई पढ़ा हुआ है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो जो बदलाव है ना वो साइन के ग्राफ की तरह है। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, है ना। और इसको पीक भी कहते हैं, इसको पीक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक ईएमएफ कह देता है, कोई कोई कहता है पीक वोल्टेज कह देता है, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो ये ग्राफ बनता है ना, ये जो ग्राफ का ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये बेटा, है ना। अगर ये ईएमएफ का ग्राफ है, ईएमएफ विद टाइम, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज योर ई नॉट, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का ई नॉट, समझ गए, ये है ग्राफ, इसका ये एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आई का बनाना होगा तो वी कैन इजिली ड्रॉ इट। तो यहाँ पर एक मार्क कर लो आई नॉट, और ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, देखो ये इसका मैक्सिमम करंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस आई नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ में अगर हमें फॉर्मूला, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि अभी आपको फॉर्मूला एसी का फॉर्मूला नहीं मिला, एसी ईएमएफ यानी एसी वोल्टेज कैसा दिखता है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आई क्या दिखता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों साइन के रिस्पेक्ट में बदलते रहते हैं। तो उनका ग्राफ कैसा होगा ये मैंने ग्राफ बना दिया, समझ में आ रहा है। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला जो हमने पढ़ना था एसी में। अभी इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें फॉर ए फुल साइकिल, है ना, एवरेज निकालेंगे फुल साइकिल पर, तो फिर से ये देखो क्या होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई डी टी की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा आई नॉट तो बाहर जाएगा, लेकिन साइन में टी है ना, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, माइनस का कॉस होगा ना, इसमें उल्टा हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा माना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार डिवाइड करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा तो इट विल बिकम ओमेगा डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा डिवीजन में, क्योंकि डी टी डी टी 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स हैं, याद रखना। मैं कुछ चीजें ट्रिक्स बता रहा हूँ। कभी भी अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो कॉस ओमेगा टी का, तो आप लिखोगे ओमेगा साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन, क्योंकि तुमने कॉस का कर दिया साइन और वो होता है माइनस का साइन, और ओमेगा एक्स्ट्रा है। लेकिन इंटीग्रेशन करना हो अगर तो इंटीग्रेशन करना होगा तब बदल जाएगा मामला। अब क्या करोगे तुम, पहले सिंपल कॉस का फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज योर साइन ओमेगा टी, राइट। लेकिन अब डिवीजन में डिफरेंशिएशन करोगे ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कटवा रहा हूं, दैट विल बी ऑलवेज ओमेगा। तो डायरेक्ट ये सारे लिख सकते हैं, इसमें कुछ पढ़ना प्रेशर लेना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला चीट कोड बनाओ और उसके हिसाब से यूज करो।
यानी कि अगर इसको डायरेक्टली करना होगा तो वी कैन इजिली से कि साइन का होता है माइनस का कॉस, लिख दिया, फिर डिवीजन में क्या आ गया ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर 0 से t है तो यानी ये स्मॉल t की वैल्यू एक बार 0 होगी तो cos 0 1 होता है, और ये देखो ओमेगा कैपिटल T आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करते हैं। देखो आ गया कि नहीं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये पलट क्यों गया सर, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन बेटा ये माइनस साइन था ना, तो इसको उल्टा कर दिया सीधे, cos 0 ये तो 1 माइनस क्या आ जाएगा cos ओमेगा t। अब इसको आगे हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये कैसे किया, फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या था 2 पाई बाई टी। ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को याद नहीं है सर्कुलर मोशन पढ़ना, 2 पाई एफ होता है और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। अब यहाँ पे क्या हुआ फायदा, यहाँ जब तुम पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू टी, टी से टी कट गया। अच्छा cos 2 पाई भी 1 ही होता है, ये भी क्या होगा 1, देखो ये 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो यानी जो मैंने पहले पढ़ाया था, जो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाया था, वो मैथ से प्रूफ हो गया कि नहीं। फिर से एवरेज करंट फुल साइकिल पर 0 आया कि नहीं आया, इसलिए कभी फुल साइकिल हम करेंगे ही नहीं, हमेशा हम हाफ साइकिल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा एसी का पूरा इंट्रोडक्शन, और क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपकी जनरलाइजेशन होती है, आपको थोड़ा आइडिया दिया। अभी हम लोग इसके बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी आवर रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट अगर हम अभी बार बार बोल रहे थे कि हाफ साइकिल पे करेंगे, अगर हाफ साइकिल पे करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। ये आप लोग के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे एक्चुअली जल्दी जल्दी हो जाएगा। दिस इज योर टाइम पीरियड, है ना, इंटीग्रेशन, जहां पर भी ये आपको सिंबल दिखे समझ जाना कि वहाँ इंटीग्रेशन रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो मैं यहाँ शॉर्ट में करके सिखाता हूँ आपको। तुम्हें फॉर्मूला रटवाना होगा मुझे, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डेल्टा टी, है ना, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन T1 से T2 आई डी टी। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड पहले से पता है, दैट इज आवर क्या हाफ साइकिल। हाफ साइकिल कहां से 0 से कहां जाएगी पाई तक, है ना, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, जो फंक्शन चल रहा है ये किसका चल रहा है, ओमेगा टी का। ये किसका एक्सिस है, ओमेगा टी। तो पहले फॉर्मूला पुट कर लिया करो, है ना, पहले फॉर्मूला पुट कर लो, इसको रहने दो, है ना। यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई बताओ, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इज इट ओके, यहां तक क्लियर है ना। अब आपको अच्छे से पता है व्हाट इज योर टाइम पीरियड 0 से t बाई 2, है ना। तो 0 से t बाई 2 बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के लिए। तो नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन t बाई 2 माइनस 0, यानी ये क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, और t बाई 2 में 0 घटाएंगे तो t बाई 2 बचेगा ना, और डिनोमिनेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर में, है ना। ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ चीजें सिंपल ही रखो। फिर यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, आई नॉट को सर बाहर ले लेंगे, है ना। अभी सिखाया, अब टेस्ट लूंगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना। तो सीधे लिखो ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। फिर क्या सिखाया था, जो भी ओमेगा टी उसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन याद कर लो, ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा, और कहाँ आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में। तो उसको अंदर रखें या बाहर रखें, आसान तरीका क्या है, बाहर रख लो क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करने वाले तो हम है नहीं। ठीक है, वेरी गुड। फिर कुछ बचा अंदर, हाँ सर लिमिट नहीं लगाई आपने, तो ये लो लिमिट लगा दो आप, है ना, समझ में आ गया। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या होगा, उससे फायदा ये दिखाता हूं। अभी लिमिट चेंज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया 2 आई नॉट अपॉन
क्या हो जाएगा, टी इंटू 2 पाई बाई टी से टी गया, दिख रहा है, आई नॉट अपॉन पाई तक पहुंच गया मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं ना आगे, अब इसमें लिमिट कैसे चेंज करेंगे। अब ये cos 0 हो जाएगा, ये जाएगा ओमेगा टी बाई 2, बस वैल्यू पुट कर देना आप, ठीक है। अब यहां से बचा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जो तुम्हें पसंद है वो कर लो। और ये माइनस बाहर है, ये माइनस ऑफ कॉस 0, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो अब मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, हमारा आई एवरेज इज इक्वल टू आ गया था 2 I0 अपॉन 2 पाई, है ना, और यहां पर cos 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस कर लें या ऐसे कर लेते हैं, cos 0 माइनस cos ओमेगा इंटू टी बाई, यहां तक आ गए थे, पुट द वैल्यूज हियर, तो ये जाएगा I0 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 माइनस, ये क्या जाएगा 2 पाई बाई टी ना, cos 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, I0 अपॉन पाई, फिर यहां क्या जाएगा बताओ, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, I0 अपॉन पाई 1 माइनस ऑफ माइनस, क्या आ जाएगा भाई, 2 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2I0 अपॉन, इज इट ओके, तुम्हें ये पसंद आए तो ये कर लेना, वो ये पसंद आए तो ये कर लेना, दोनों में एक ही चीज आएगी, ठीक है, समझ गए। तो मैंने आपको इस तरीके से, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद की पेन चलेगी, यानी जब खुद से आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बेटा आप लोगों को सिखा दिया मैंने, वैल्यू पुटिंग करनी है, ये भी तुम्हें इंटीग्रेशन भी याद करना है, मतलब तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, तुम्हें रटा रटाया कि साइन का भैया माइनस होगा और ओमेगा टी का डिवीजन में ओमेगा आ जाना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होगा तो डिवीजन में आएगा, अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता, सिंपल है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बस यहां आकर के तुमने ये फॉर्मूला बना लिया अपना, ठीक है। यानी हाफ साइकिल में अगर हमें कोई पूछेगा कि करंट कितना है भैया, तो हम बता सकते हैं 2I0 अपॉन पाई, I0 कोई पूछेगा क्या है, कह देंगे कि एसी का पीक। अच्छा क्वेश्चन अगर करना हो, चलो अभी क्वेश्चन तो आएगा ही, अगर क्वेश्चन में दिया है, ऐसे दिया रहता है, मतलब दिया कैसे रहता है, 2 sin ओमेगा टी, तो ये आई का फॉर्मूला दे दिया, तो I0 क्या है, I0 यही तो है मेरे भाई, तो इसमें सीधे 2 पुट कर दोगे तो 4/पाई आंसर आ गया। तो ऐसे ही आसान होते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ कठिन नहीं होता। तो फुल साइकिल पे हमेशा 0 होगा, हाफ साइकिल पे हमेशा 2I0/पाई होगा। अगर इसी प्रकार से हमें ईएमएफ निकालना होगा तो वो भी सेम आएगा, 2E0 अपॉन, क्योंकि देखो ना सब कुछ सेम ही तो है, इसमें भी E0 है और साइन, यानी इसका भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, दैट इज 2E0/पाई। तो ये हाफ साइकिल का ही हमें प्रूफ करना है, हाफ साइकिल ही हमें सॉल्व करनी है। आगे बढ़ जाए, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर। देखो एक ना गलत फहमी होती है, एवरेज करंट को लोग ना ऐसे समझ लेते हैं कि सर ने बताया था कि अगर एक समय अंतराल में जितना डीसी में चार्ज फ्लो किया उतना ही अगर एसी में चार्ज फ्लो करता है तो एवरेज एसी करंट इज इक्वल टू जो डीसी करंट है, ये पढ़ाया मैंने। इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, इसमें डीसी के इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ हीट का फंडा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको याद है एक रजिस्टर या इलेक्ट्रिक हीटर कैसे काम करता है, आप चालू करते हो, उसमें वायर होता है ढेर सारा लपेटा हुआ, और उसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे कि वो गर्म हो जाता है ना। तो वहां पे रेजिस्टेंस का रीजन है कि वहां हीट हो रही है ना। तो यहाँ एसी और डीसी का जो संबंध है आरएमएस में, यहाँ हीट से रिलेशन है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आरएमएस वैल्यू, इसमें इसकी परिभाषा नहीं दिया गया है, देखते हैं आगे दिया गया, नहीं तो मैं लिखवाता हूँ, है ना। चलो पहले मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। पहले आरएमएस की ना डिफिनीशन नहीं दी, आई डोंट नो भाई कैसे गलती हो गई, बट इसमें लिखो, है ना, आरएमएस की डिफिनीशन जो लिखवा रहा हूँ, इससे कंसेप्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। लिखिए आरएमएस करंट की जो डिफिनीशन, ठीक है, इट इज वैल्यू ऑफ डीसी, definition, it is value of DC
which would produce same heat in given resistance in given time, given resistance in given time as is done by AC, as is done by alternating current, when passed through same resistance for same time interval। जैसे वहां 10 मिनट का एग्जांपल दिया, 10 मिनट तक हम चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, वैसे ही एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है। रजिस्टर से हमने 10 मिनट तक क्या किया, एसी सप्लाई करवाया, ठीक। उस समय जो उसने हीट प्रोड्यूस किया, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप कर सकते हो, नहीं तो हीट मेजर कर सकते हो, हीट जितना भी प्रोड्यूस किया। अगर मैंने डीसी फ्लो करवाया तो जितनी अमाउंट ऑफ डीसी होगी उतनी अगर वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो आरएमएस का जो करंट आया था एसी में वो बराबर हो जाएगा डीसी करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डीसी इक्विवेलेंट बोलते हैं हम लोग, वर्ड यूज करते हैं डीसी इक्विवेलेंट, क्योंकि डीसी जैसा होगा डीसी ही नहीं हो जाएगा। आरएमएस इज डीसी का इक्विवेलेंट, एक जैसा। जैसे मैंने बताया था ना, इंडक्टर बताया था, वो भी अपोज करता है, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी मैं इस चैप्टर में यूज करने वाला हूं, जो एल तुमने पढ़ा, अब उसको रेजिस्टेंस से अगर बताना होगा तो वहीं पे आ जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो एक्चुअली आर को रिप्रेजेंट करता है, आर की वैल्यू की तरह वो भी काम करेगा, यानी वो भी अपोजिशन ही ऑफर करता दिखेगा। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज जस्ट डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द नेम इज फाइंड स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, फाइंड इट्स मीन, फाइंड स्क्वायर रूट। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझने की कोई जरूरत है, ठीक है। स्क्वायर तो तुम करना जानते हो, है ना, कोई भी आपकी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। फिर जितनी सारी वैल्यूज हैं अलग अलग, जैसे मान लो करंट वेरी कर रहा था, अलग अलग जगह पर अलग अलग था, तो हमने i1 i2 i3 i4 i5 ऐसे ऐसे करके i10 निकाल लिया, सारी वैल्यूज निकाल ली। अब सबका स्क्वायर कर दूंगा, फिर क्या कर दूंगा, सबका एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है। स्क्वायर का एवरेज निकाल दिया, जब स्क्वायर का एवरेज आएगा जो, उसका रूट निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम देखो रूट मीन स्क्वायर। सबसे आखिरी में जो है वो पहले होगा स्क्वायर, देन मीन, देन रूट। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया करंट का एग्जांपल, आप स्क्वायर कर दो करंट का, फिर उसका एवरेज कर दो, एवरेज करने के बाद रूट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आरएमएस, ठीक है। तो आपने क्या करा, अंदर इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लिख दिया भैया। अब एवरेज का तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट उसमें जो आई होता था वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला वाज लाइक दिस, आई एवरेज is equal to 1 upon delta t multiplied by integration t1 से t2 i dt। यहां पर ध्यान देने की बात है, i क्यों होता था, क्योंकि हम वहां पर बिना स्क्वायर की वैल्यूज को एवरेज करते थे, सिंपल वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो, यहां स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस वेरिएबल स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका रूट कर देंगे तो आरएमएस मिल जाएगा। अगेन इसी प्रकार से ईएमएफ का आरएमएस निकालना है, जैसे आई का निकाला वैसे ही आप क्या करोगे, अब ई का निकालोगे, यहाँ ई स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अब जो चीजें सिंपल थी वो अब स्क्वायर टाइम्स हो जाएंगी ना। तो अब क्या होगा बेटा, इसको मैं आपको दिखाता हूं करके। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं आपको करके दिखाता हूं। आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा टी। हम हाफ साइकिल के लिए करेंगे, क्योंकि अभी हाफ साइकिल फुल साइकिल करेंगे फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी हम हाफ साइकिल कर लें या फुल साइकिल कर लें। तो चलो एक एक इस बार फुल साइकिल किया है तो मैं इसी के साथ साथ में कर देता हूँ फुल साइकिल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से, 0 से t। अब तुम्हारा फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पर आई स्क्वायर और dt। फॉर्मूला आप लोग यहाँ देखेंगे, इसको चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से करना है, ठीक। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, t माइनस 0। इज इट ओके? सही है ना। और फिर यहाँ जाएगा, बताइए, आई स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे पहले, तो 0 से t। आई का फॉर्मूला क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा तो ऐसे ही स्क्वायर होगा ना, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। समझ में आया क्या? और आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो बाहर आ जाएगी नहीं आ जाएगी,
तो ये बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो साइन का तो करने में तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन स्क्वायर का करने में कंफर्टेबल नहीं हो, इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा अपॉन, जैसे ये फॉर्मूला बना कैसे, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है भाई बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने बस साइन स्क्वायर थीटा को रोक के बाकी सबको एक तरफ कर दिया, तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन। अब लेकिन इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि किसी की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1 से ज्यादा किसी की पावर है क्या, नहीं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये हम लोग कर इसलिए रहे थे ताकि हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सके। तो ये हो जाएगा 0 से t 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी, थीटा क्या है ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो गया तुम्हारा dt। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा, पहले यहां तक देख लो, यहां तक समझ में आ गया, ये आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को, ये यहां तक मैंने आपके लिए कर दिया, ठीक है, इज इट ओके, ठीक। तो यहां पर एक रूट भी लगता है, तो स्क्वायर कर लो इसको, स्क्वायर करने से क्लियर होगा कि हमने रूट को हटा रखा है, बाद में रूट लगा देंगे, ठीक है। चलें आगे देखिए, करके दिखाता हूं। चलो देखो, तो मैं कहां तक पहुंच गया था, अभी आपको मैंने दिखाया जैसा कि आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये था डी टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, एलसीएम को स्प्लिट करना कहते हैं इसको, ठीक है। और बाहर क्या है dt, तो दोनों से dt मल्टीप्लाई होगा जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dt 0 से t माइनस एक बाहर बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना, ताकि ये दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, अरे ये बाहर है ना इंटीग्रेशन के, तो अभी इंटीग्रेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t, है ना, और ये लिमिट क्या है 0 से, है ना, और यहां से तुम्हारा आ जाएगा एक dt रह गया, माफ करना dt। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है, यहां से ब्रैकेट खुला, यहां पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखना इंटीग्रेशन डिफरेंस काट देता है, यहां बचेगा t ही सिर्फ, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, अंदर क्या बचा 1/2, तो क्या जाएगा t अपॉन 2, t माइनस 0/2, यानी t ही तो बचेगा, फिर माइनस, लग रहा मैं ही पढ़ रहा हूँ सर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस बार प्लस में होता है, साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन इस बार डिवीजन में क्या आएगा 2 ओमेगा बचेगा, इस बार क्या बचेगा 2 ओमेगा, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा टी करोगे तो 2 ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये dt अपॉन dt बचा क्या 2 ओमेगा बचा कि नहीं बचा, समझ में आ रहा है। और लिमिट किस पे लगेगी, ऊपर ही तो लगेगी 0 से, ठीक है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है ना, तो ये बड़ा ही सिंपल हो गया, देखना ध्यान से, तो यहां से आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, जाएगा t अपॉन 2 माइनस 1/2 इनटू, अब ध्यान से देखिएगा ये 1/2 ओमेगा रखिए इसको, यहां आ जाएगा तुम्हारा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू वॉट, टी से टी गया कट गया, है ना, माइनस साइन ऑफ 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0, साइन 4 पाई अपॉन, यहां पर क्या आ रहा है देखो, ओमेगा को भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 4 ओमेगा को क्या 2 पाई बाई टी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आगे जाके हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो पहले इसको वेरीफाई कर लो, यहां तक साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ये आया कि नहीं आया, ये आया था कि नहीं t माइनस 0, ठीक है। अब यहां से देखना ध्यान से, इफ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, यहां पर 1/2 यहां पर भी 1/2 यहां पर भी, क्या इसको बाहर ले सकते हैं, तो इट विल बिकम व्हाट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, है ना, अंदर क्या बचा है t माइनस 1/2 इंटू 2 पाई, और ये t ऊपर आ गया,
ठीक है, टी मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा अभी बार। इनटू क्या बचा यहाँ पर, साइन 4 पाई। क्या बचा भाई, अब तुम नोटिस ही नहीं कर रहे हो, इतनी मैथ तो करनी ही नहीं पड़ेगी। ये देखो साइन 2 पाई क्या होता है, 0, और 2 n पाई भी क्या होता है, 0 ही तो होगा ना। तो ये क्या हो गया भाई, 0, ये पूरा पार्टी क्या हो गया, 0। बचा तो कुछ बचा ही नहीं यार, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी से t कट गया, ये आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब देखना ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस एकदम आखिरी स्टेप पे है। अरे ये तो पूरा सॉल्व होकर के मैं आगे की डिलीट कर दूंगा, वो जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर में रूट लगेगा तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बेचारा अंदर रह जाएगा, तो आई नॉट बाई रूट 2। देख लो यहां आ गया, और मैं चाहूं तो इसको फर्दर फाइनल अलग कलर में लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर ध्यान देना। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन, एक ही बार पढ़ना है इसको, दोबारा जिंदगी में कभी भी डिराइव आपको नहीं करना है, एक बार करना है, ढंग से करना है बस, ठीक है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, मैंने ऑलरेडी इतनी बढ़िया से नोट्स बना करके, ठीक है। देखो क्या है ना, कंटेंट डेवलपर कुछ गलती कर भी सकता है, लेकिन मैंने जो करा वो परफेक्ट है, ठीक है, तो ये आप नोट करना। तो ये आपका पूरा है, इसने आगे यही किया होगा, देखो पता नहीं इसने कैसे कैसे करा, बट आंसर तो सेम ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हमें ईएमएफ का आरएमएस निकालना होगा तो वो भी ई नॉट अपॉन, तो फॉर्मूला रटना क्या है, अभी इतनी देर से पढ़ा रहा था, क्या आप रटोगे कि सर हाफ साइकिल में एवरेज क्या होता है, 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर हमें हाफ साइकिल का ईएमएफ पूछेंगे तो 2 ई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, अभी इतना पढ़ा। अगर कहेंगे रूट मीन स्क्वायर बताइए तो हम पीक करंट को डिवाइड कर देंगे रूट 2 से। अगर ईएमएफ का आरएमएस पूछेंगे तो हम पीक वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रूट 2 से। अभी तक पढ़ने में ये समराइज होता है हमारा, ये जो हमारे कीमती फॉर्मूले बन रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, यहां तक ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है भैया, किसी को ना आए तो पूछ लेना। थोड़ा इस चैप्टर में मैथ्स बहुत चलेगी, तो मैथ्स का कोई इलाज नहीं है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो AC generated in power plant can be transmitted over large distance using transmission cable at high voltage। तो क्या कर रहे हैं कि हम इसके बारे में ना थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस को आपको पता है, हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा हुआ था, जितना ज्यादा करंट होगा और अगर वायर की लेंथ, अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जितना लेंथ को बढ़ाइएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यार अगर कोई 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है तो उस केस में तो भैया बहुत रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस चीज का मतलब ऑप्शन का सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम तो हमने बता दी आपको कि ये ऐसा हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। सोल्यूशन में क्या करा कि भैया कह रहे हैं करंट ही तो प्रॉब्लम है, फॉर्मूला क्या था, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर इंटू टी ना। और उन्होंने कहा यार आई को ही हम 0 कर देंगे या कम से कम कर देंगे, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर जो हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा उसका ही इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यार इतना वोल्टेज बढ़ा दो, क्योंकि पावर रिमेन्स कांस्टेंट, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कई बार कि अगर मैंने बोला P इज इक्वल टू 8 वॉट है, तो 8 वॉट बनाने के क्या तरीके हैं, 8 वोल्ट कर दिया और 1 एम्पियर करंट कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 4 वोल्ट कर दो, यानी करंट को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं ना, जिससे कि रेजिस्टेंस भी हमारा कम से कम हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया कि भैया हम हाई वोल्टेज पे करेंगे तो ये फायदा होगा। दिस AC वोल्टेज इज मेड यूजेबल एज पर द वोल्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर यूजिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन। कह रहे हैं कि जैसा रिक्वायरमेंट होगा कि वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर बना लिया हम लोग ने। हम चाहेंगे तो जैसे घर के पास आ गया 10,000 किलो वोल्ट में आती है आपकी सप्लाई, लिखा रहता है, देखो बना रहता है ना, कंकाल बना रहता है, तो उसमें खतरा लिखा रहता है ना, एक बार छू के देखना, दोबारा मुलाकात नहीं होगी, अगले जन्म में मिलेंगे हम लोग। नहीं छूना नहीं है भैया, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो जो है उसको 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा रहता है, देख लो, एक छोटा सा डिवाइस पूरे के पूरे वोल्टेज को घटा करके 220 कर देगा, जिससे कि हमें उतना खतरा नहीं, खतरा तो इससे भी है लेकिन उतना नहीं है जितना उससे है, ठीक है। तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि हम बच जाए, ठीक। तो हाउस होल्ड करंट क्या होता है भैया, वो AC होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में इंडिया में जो है जनरेट होता है। और RMS क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, यानी जो रेटेड है वो क्या है रूट मीन स्क्वायर, एवरेज 0 होगा, E नॉट क्या होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ ERMS। लग रहा है आज जो है
कह रहा है कि हम पढ़ाने नहीं देंगे आपको। तो मैंने जो बताया आपको, पहले याद रखने वाली बात, क्लास खत्म ही हो रही है अब आपकी, तो पहले आपको याद क्या करना है बताओ। याद करने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया जो हमारा आपका रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड यानी एसी पे जो रेटिंग 220 वोल्ट लिखी है वो कौन सी है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो कौन सी है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस वैल्यू को देखकर मुझे बताओ मैक्सिमम कितना एसी हो सकता है, तुम क्या करोगे, रूट टू को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे भैया, आरएमएस से, क्योंकि आरएमएस का फॉर्मूला कैसे बनता था, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, है ना। तो मैक्सिमम निकालना ई नॉट इज इक्वल टू आरएमएस इंटू रूट टू। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना, कि भैया कितनी बार वो बदला, 50 हर्ट्ज है, 50 बार एक सेकंड में वो चेंज हो रहा है, अपने नेचर को बदल रहा है। तो ये हो गया, यानी कितना आ गया भाई, 311 वोल्ट। जो हमारा पीक होता है वो कितना होता है, 311 वोल्ट। समझ में आया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, है ना। इफ प्रॉब्लम स्टेट ओनली ई नॉट ई आर एम एस ई एवरेज देन कंसिडर इट एज ई आर एम एस। कह रहे हैं अगर क्वेश्चन में ये नहीं परिभाषित है कि भाई ये ई है क्या, है ना, तो आपको हमेशा आरएमएस लेके चलना है। हाँ, दीपक कह रहा है कि करंट लगने के कुछ समय बाद मजा आता है। अरे वो एक सोनी सब पर एक आता था ना, एक ड्रामा आता था, उसमें बाल खड़े रहते थे, एक के करंट लग के उसको बड़ा मजा आता था, उसका नाम नहीं आता था, बहुत पहले देखा था। क्या भाभी जी घर पर हैं, वही वाला तो ड्रामा था वो। देखो कितना खुश हो गया लड़का, अरे तुम्हारी भाभी नहीं है वो, तुम तो यही टीवी देख के खुश हो जा रहे हो। चलो कोई नहीं, है तो भाभी जी किसी की है ना। हीट प्रोड्यूस इन एसी सर्किट, उसमें वो आता था, कहता था करंट लगा के अपने आप को, कहते मजा आ गया। तो कह रहे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या भी बताया था कि जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा एसी, अगर सेम रेजिस्टेंस में एक रजिस्टर लगा दिया, है ना, और सेम समय के लिए एसी को चलाया, तो जितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो इसके बराबर है, तो यानी कि डीसी और जो आपका आरएमएस है वो दोनों आईआरएमएस इक्विवेलेंट होगा, मतलब एक एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हीट ऑफ डीसी और हीट ऑफ एसी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ बताया ना मैंने, ये आरएमएस, है ना, पूरी कहानी यही खत्म होगी जो मैंने पहले बता दिया आपको, है ना, डिफिनेशन लिखवाया है ना मैंने, बस वही है। सो के जागते हैं ये सब। तो ये क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वाली बात, इफेक्टिव डीसी वैल्यू ऑफ गिवन एसी, आरएमएस क्या है, डीसी के इक्विवेलेंट वैल्यू वैल्यू है, ठीक है। कह रहे हैं भैया डीसी डिवाइसेस एसी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको देखिए उनकी फंक्शनलिटी किनके लिए बनाई गई है भाई, एक कांस्टेंट नेचर या एक सिंगल डायरेक्शनल आपके जो क्या होते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट या वोल्टेज के लिए वो काम करेगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर है वो नहीं मेजर कर सकता, हॉट वायर एमीटर होता है, जो कि हॉट वायर वोल्ट मीटर आर यूज टू मेजर एसी, दे आरएमएस, दे मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड, यानी हॉट वायर मतलब वो आपका हीटिंग इफेक्ट से वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है, एसी का आरएमएस वैल्यू ही रीड होता है, समझ में आ रहा है, दे विल रीड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये क्या व्हाट इज, ये इस लाइन का मतलब होता है ना, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर ये लाइन लग जाए तो समझ जाना एवरेज की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो साइन का एवरेज, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक में आप अगर करोगे तो वो जीरो ही आएगा। कैसे, अभी तो बताया था यार, साइन जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम उसका +1 होता है, फिर जीरो होता है, फिर वो -1 पे जाता है और फिर से जीरो हो जाता है। तो जितना एरिया इतना इधर है उतना एरिया इधर है, तो जीरो नहीं हो जाएगा हमेशा। इसी प्रकार से कॉस में होता है, कॉस में क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट करता है, +1 से, फिर जीरो होता है, फिर वो -1 जाता है, फिर वापस से वो फिर +1 पे आकर के खत्म हो जाता है। ये देखो, तो जितना एरिया यहाँ और यहाँ मिला के पॉजिटिव वाला जो एरिया है और निगेटिव का वो बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमेशा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने से निगेटिव वाला एरिया भी पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बिकम 1/2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर करने से निगेटिव वैल्यूज अब क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, द ओवरहेड बार डिनोट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन एंड द एवरेज इज टेकन ओवर द कंप्लीट साइकिल। हमने कंप्लीट साइकिल का एवरेज लिया। चलो ये क्वेश्चन कर दो, जल्दी से कर दो, फिर छोड़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें तो कुछ बचा हुआ होगा ना, हाँ दिस इज लास्ट, चलो दिस इज लास्ट, जल्दी करिए। कल क्या करेंगे, कल हम लोग फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
कल थोड़ा ना अर्ली क्लास रख लेंगे, जल्दी कर लेंगे क्योंकि मेरी क्लास है सिर्फ, है ना, जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा। आरएमएस क्या है भाई? आरएमएस करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको आरएमएस निकालना, आई की वैल्यू पुट करो, पूरा फॉर्मूला यूज करो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पहले आई का स्क्वायर करोगे, तो उसका मीन निकालोगे, है ना। देखिए भाई, जिसको नहीं आ रहा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यही तो आएगा भैया, है ना, हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आई नॉट इंटू आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही तो आएगा। अब इसका एवरेज, अब मुझे इसका एवरेज निकालना, तो इसका एवरेज निकालना, सारे सबका एवरेज निकालना पड़ेगा ना, इस पूरी का एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो यार, अब बताओ आई नॉट क्या होता है, पीक यानी कांस्टेंट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, वही सेम वैल्यू तो आएगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो आई नॉट तो सेम रहने वाला है, यानी कि आंसर में आई नॉट स्क्वायर तो रहेगा ही, है ना। अभी रूट करूंगा आगे, अभी मैं स्क्वायर ही सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस इधर भी मीन करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर का मीन तो आई नॉट स्क्वायर रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, 1/2। अभी करके दिखाया कहाँ भैया, ये करवाया, देखो, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होगा, 1/2 प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर, ठीक। साइन ओमेगा टी का लेकिन क्या होता है, 0। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। मतलब मुझे आई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दैट इज योर आई नॉट स्क्वायर, यानी एवरेज ऑफ आई स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब मुझे इस एवरेज का क्या करना है, स्क्वायर के एवरेज का क्या करना है, रूट निकालना है। क्या करना है, रूट निकालना है, तभी तो रूट में स्क्वायर बनेगा, है ना। अब मुझे इसका रूट निकालना है, यानी इसका रूट निकालना है, यानी इसका √3/2 आई नॉट। कौन सा ऑप्शन सही है, ये कोई क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रूट करेंगे तो 3 आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का जब आप रूट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये इस वक्त दिख रहा है ना तुमको, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू वॉट, √3/2, और आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, समझ में आ गया बच्चे। तो इतना आसान था ये, ठीक है। यानी अगर इस चैप्टर को सिर्फ हम टेक्निकलिटी में नहीं, प्रैक्टिस में लेके जाएंगे तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एसी क्या होता है, एसी के इक्वेशंस कैसे ले जाते हैं, करंट और वोल्टेज के, और हमने एवरेज करंट क्या होता है, उसका डीसी में क्या इक्विवेलेंट होता है, और हमने सीखा कि आरएमएस रूट स्क्वायर क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट फेजेस है आपके चैप्टर के, वो स्टार्टिंग के वो हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सबसे इंपॉर्टेंट सीखेंगे ग्राफ बनाना, जिसको फेजर कहते हैं ना, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, सर्किट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैपेसिटर हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडक्टर हमने भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा, और हमें रजिस्टर पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे ना, इंडक्टेंस में हमें सेल्फ इंडक्टेंस में एल पता चल चुका है कि एल भी क्या करता है, रेजिस्टेंस का अपोज करता है, वो भी एक आपका डिवाइस होगा, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा, दैट इज योर कॉइल, है ना। एक कॉइल को लगा देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, याद आ रहा है ना कुछ कुछ, तो उसको इंडक्टर कहते हैं। यानी इंडक्टर भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कैपेसिटर भी है चार्ज को स्टोर करने के लिए, और तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, यानी 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गए, एल सी आर, ठीक। अब इन तीनों को हम अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें, पैरेलल पढ़ना नहीं है, सीरीज में कनेक्ट कर दें पेयर करके, सिंगल आप रेजिस्टेंस रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंडक्टर और रेजिस्टेंस रख सकते हो, है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर रख सकते हो, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो कहते हैं, क्या कहेंगे बताओ, एल आर, एल सी और आर सी। लास्ट में जब तीनों को मिला देंगे
तो हो जाएगा LCR। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, LCR। तो ये सब पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें इन आपका फेजर डायग्राम और इन तीनों के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो फेजर आता है कि अगर इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दें तो एक जो आपका करंट की वैल्यू है वो तीनों में कैसे कैसे बदलेगी, या कैसे कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या वोल्टेज किसमें पहले आ जाएगा किसमें बाद में आ जाएगा, तो कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। वही होता है तुम्हारा फेजर, वही समझाता है कि एक्चुअल में कैसे ये वर्किंग इनकी होती है। ठीक है, तो उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, जो हम लोग पहले भी देखते आए हैं। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे करंट को ऑन करते हैं तुरंत वो मैक्सिमम नहीं होता है, कुछ समय बाद वो मैक्सिमम होता है। करंट ग्रोथ याद है, और करंट डिके, तो वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए यहीं पर रुक रहे हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अरे ईद दिन भर थोड़ा ना मनाओगी। कितने बजे ईद शुरू होगी तुम्हारी, शाम की होती है कि सुबह होती है? अरे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है। अरे कितने बजे तुम्हारा है प्रोग्राम, एक दो घंटे पढ़ लो, ऑलरेडी छुट्टी हो गई बहुत ज्यादा, है ना। जल्दी बताओ कितने बजे रख दें, तो उसी हिसाब से प्लान कर लें। अगर छुट्टी करोगी तब तो सिलेबस पीछे हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटे की क्लास होगी, ग्रुप में बता दो। ठीक है, चलिए ठीक है।